हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले चैप्टर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप फोटो देख रही हैं, ये है हमारे हिंद की पहचान सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, इन्हें जाना जाता है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। ये एक बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर हुए हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है एक निर्धन परिवार में हुआ था और गांव की परिस्थितियों में ही ये पले बढ़े। जिस समय इनका जन्म हुआ, भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो जनता ऑब्वियसली त्राही त्राही कर रही थी। तो बाल सुभाष चंद्र बोस जो थे, हर रोज़ इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बड़े हो रहे थे और बचपन से ही उनके मन में प्रेम और दया की भावना हिलोरें लेती थी। यानी इनके मन में दया जैसे गुण बचपन से ही थे। तो उस समय से ही, बचपन से ही, कभी स्कूल जाते हुए किसी भूखे को देख लेते तो अपना खाना खिला देते। सर्दी में किसी ऐसे बालक को देख लेते जिसके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं होते थे तो आसपास के घरों से गर्म कपड़े इकट्ठे करके उनमें बांट देते, है ना। तो लोगों की सेवा करना, सहायता करना इनका जो था, इनको अच्छा लगता था ऐसा करना। तो आइए आज हम इसी पाठ के कुछ इंटरनल चैप्टर्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो बेटा, अभी हम लोग कर रहे हैं बात सुभाष चंद्र बोस का। पहला प्रश्न है, तो यह आप जानते हैं कि यह जो पूरा पाठ है वो एक लेटर के रूप में लिखा गया है एक दादाजी द्वारा अपने पोते को, और पोते का नाम है ध्रुव। तो हमारा पहला प्रश्न, यह पत्र दादाजी किसे लिख रहे थे? अपने पोते ध्रुव को। पत्र में किस क्रांतिकारी के बारे में बताया गया है? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया गया है। तो बच्चे, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यहाँ पर आपको दो प्रश्न पूछे गए हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। अब सुभाष चंद्र बोस किन किन विभूतियों से प्रभावित थे? विभूतियों का मतलब होता है ऐसे कौन से महापुरुष थे जिनका प्रभाव सुभाष जी पर पड़ा? सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी से प्रभावित थे। इनके प्रभाव में आने के कारण ही इनके जीवन में मानव प्रेम, दयालुता, परोपकार, सेवा भाव आदि जो गुण थे वो प्रकट हुए। अर्थात इनका जो झुकाव है इन गुणों की तरफ और ज़्यादा हो गया। बोस ने किस फौज का गठन किया था? बोस जी की फौज का नाम था आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस जी का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे का मतलब क्या है बेटा? इस स्लोगन का मतलब ये है कि वो भारतीय जनता को जगाना चाहते थे कि आप लोग मेरी सेना में शामिल हो जाओ और ये सेना भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई करेगी। और हो सकता है कि इस आज़ादी की लड़ाई में हमारा खून भी बहे, लेकिन उस खून की कीमत क्या होगी? आज़ादी होगी। तो इसीलिए इनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, अर्थात अपनी जान लगाकर भी अपना सहयोग दो और बदले में हमें आज़ादी प्राप्त होगी। इसके बाद देश को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का समाचार कैसे और कब प्राप्त हुआ? तो बेटा, 18 अगस्त 1945 की रात को उनकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जी ताइहोकू सैनिक विमान में कहीं जा रहे थे तो समाचार मिला कि उस वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु हुई। देशभक्ति के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी का क्या मानना था? उनका मानना था कि देशभक्ति से ओत-पोत क्रांति, अर्थात जब तक लोगों के मन में देशभक्ति की भावना नहीं होगी तब तक वो कितना भी लड़ते रहें, वो भारत को आज़ाद नहीं करवा सकते। इसीलिए उन्होंने कहा था कि देशभक्ति से भरपूर क्रांति ही संपूर्ण राष्ट्र की मानसिकता को बदल सकती है। अर्थात लोगों का जीवन तब बदलेगा जब उनमें देशभक्ति की भावना आएगी और वो इसी भावना को मुख्य रखते हुए भारत के लिए लड़ेंगे। स्कूली शिक्षा के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या क्या काम किया? तो अभी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किए हैं कि स्कूल जाते समय रास्ते में मिलने वाले भूखे बच्चे को अपना खाना खिला देते थे। सर्दियों में घरों से गर्म कपड़े इकट्ठे करके गरीब लोगों में बांट देते थे और
सप्ताह में एक दिन वो गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते थे। ग्रामीण बच्चे यानी गांवों के बच्चे। ठीक है। इसके बाद है बेटा, सुभाष कैसी प्रणाली लागू करना चाहते थे, यानी आज़ाद भारत में वो कैसी जो है प्रणाली लागू करना चाह रहे थे। आज़ाद भारत को वो कैसी नीति देना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि भारत में लोकतंत्रीय प्रणाली हो, अर्थात डेमोक्रेटिक जो है रूल लोगों पर चले, जहाँ पर जनता की सरकार हो और जनता के द्वारा ही चुनी जाए और जनता के ही रूल हों, ताकि सभी मिलकर उस देश को चला सकें। अर्थात इसके अनुसार वे देश में सामाजिक अर्थात सोशली, राजनीतिक यानी पॉलिटिकली तौर पर समानता का राज्य चाहते थे। वे चाहते थे कि जो जनता पूंजीपतियों से या अमीरों के कारण उनके शोषण से दुखी हैं, उन लोगों को भी जीने का अधिकार मिले और उन लोगों को भी समानता की नज़र से देखा जाए। ठीक है। पास के गांव में ऐसी कौन सी बीमारी फैली जिसके कारण पूरा गांव त्राही त्राही करने लगा, जब उसकी चपेट में आ गया? तो बेटा बीमारी का नाम था हैजा, जिसे आप कोलेरा भी बोलते हैं। तो पूरे गांव में जब हैजा फैला तो लोग मरने लगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, गरीबी ज़्यादा थी, जिसके कारण डॉक्टरी इलाज तो उनके लिए संभव ही नहीं था। और जब इलाज ही संभव नहीं था, ऊपर से बीमारी इतनी ज़ोर से फैली थी कि घर के सारे लोग उस बीमारी की चपेट में आकर के मरने लगे। इस समय जो सुभाष था उसने एक आगे कदम बढ़ाया। उसने अपने फ्रेंड्स को मिला करके ग्रुप बनाया और उस ग्रुप की सहायता से वो लोगों की हेल्प करने लगे। कैसे हेल्प की उन्होंने? देखो, जो अमीर लोग थे उनसे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, जो लोग ज़्यादा बीमार थे तो डॉक्टरी सहायता या दवाई उन तक पहुंचाई, और जो लोग कुछ डॉक्टरों तक जा सकते थे तो उन लोगों को लेके जाने और लेके आने में उनकी सहायता की। इस प्रकार जो लोग थे वो बीमारी की चपेट से बाहर आने लगे और सुभाष के इस काम ने लोगों के मन में उनके प्रति अच्छे विचार भी भर दिए। इसके बाद है बेटा, जब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी से सुभाष जी मिले तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए? देखो बेटा, जैसे लोगों से हम मिलते हैं वैसे ही हमारे अंदर क्वालिटीज़ आती हैं। अच्छे लोगों से मिलेंगे तो अच्छे गुण आएंगे। तो वैसे ही जब सुभाष जी स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी से मिले तो उनको सत्य की अनुभूति हुई, अर्थात उनका मन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगा, अर्थात ईश्वर की होंद को उन्होंने स्वीकार किया। उनसे मिलने के बाद उनके मन में मानव प्रेम, दयालुता, परोपकार, सेवा आदि गुण उनके मन में प्रकट हुए। लेकिन वो सारा कुछ छोड़कर अब ईश्वर की भक्ति के लिए समाधि नहीं लगाना चाहते थे। तो ग्रंथों में या बड़ी बड़ी किताबों में पढ़कर उनको इस बात का भी एहसास हुआ कि मानव सेवा भी ईश्वर को प्राप्ति करने का ही मार्ग है। तो इसलिए उन्होंने जनता की सेवा को ही चुना। सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व कैसा है, यानी यहाँ पर हम उनके चरित्र की बात कर रहे हैं कि ऐसी उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ या फिर डिसक्वालिटीज़ थी। पाठ के आधार पर आपने बतानी है। तो आपने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है। सुभाष चंद्र जी निरपेक्ष थे, अर्थात दोनों पक्षों के बीच में समान रूप से काम करने वाले थे, किसी एक का पक्ष नहीं लेते थे। शक्तिशाली थे, आध्यात्मिक आभा से भरपूर थे। आध्यात्मिक आभा का मतलब ईश्वरीय गुणों से भरपूर थे, ईश्वर को मानने वाले थे। चुंबकीय व्यक्तित्व अर्थात मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी। चिंतनशील थे, यानी हर बात को सोच समझकर करते थे। और भारतीयों में देशभक्ति की भावना को जगाना चाहते थे ताकि भारत को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद करवाया जा सके। सुभाष को स्वातंत्र्य यज्ञ के तपस्वी क्यों कहा जाता है? देखो बेटा, यज्ञ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सुभाष को कौन से यज्ञ का तपस्वी कहा गया है? स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता के यज्ञ में उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। क्यों? उनको इसलिए कहा जाता है कि वो देश को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सभी के सुख के लिए आज़ाद करवाना चाहते थे, इसलिए उनको स्वार्थी नहीं निस्वार्थी कहा गया। वह अत्याचारियों से भारत को मुक्त करना चाहते थे और उनकी यह सेवा का रिजल्ट क्या निकला कि एक दिन भारत आज़ाद भी हो गया। उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर कौन सी परीक्षा पास की?
देखो बेटा, जब ये सुभाष सारे सोशल कार्यों में लगे हुए थे ना, तो उनके पापा ने उनको चैलेंज किया कि आप कुछ ना कुछ मुझे करके दिखाओ। तो उस समय सुभाष ने उनकी चुनौती को मानकर भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया। लेकिन इस परीक्षा को पास करने के बाद जो उनको जॉब मिली उसको उन्होंने ठुकरा दिया और वो भारत की जनता के साथ उन्हीं की सेवा के लिए खड़े हो गए और अपने देश की सेवा में लग गए, क्योंकि किसी भी तरह से वो अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना चाहते थे। अगर वो नौकरी करते तो उनको अंग्रेज़ों का शासन कबूल करना पड़ता या उनके अंडर काम करना पड़ता, जो सुभाष को किसी भी तरीके से अच्छा नहीं लगता था। सुभाष अंग्रेज़ों की नज़र से कैसे बचकर निकले? देखो, एक समय ऐसा भी आया जब सुभाष की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ गई, तो अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सारी जनता सुभाष की बातों पर चलने लगी, उनकी बातों को सुनकर उनके अनुसार काम करने लगी। तो अंग्रेज़ों को इस बात का डर हो गया कि कहीं सुभाष कोई ऐसा काम ना कर दे जो हमारे विरुद्ध हो जाए। तो उन्होंने सुभाष को ही नज़रबंद कर दिया, अर्थात जेल में डाल दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। लेकिन सुभाष अंदर बैठने वालों में से नहीं थे। उनको पता था कि भारत को और भारतीयों को उनकी ज़रूरत है, तो वो अपना वेश बदल कर वहाँ से निकल गए। अंग्रेज़ों को उन्होंने धूल झोंकी उनकी आंखों में, अपना भेष बदला और वहाँ से निकलकर वो विदेश में चले गए। अब जब विदेश में चले गए तो ऐसे कौन से दो महान नेता थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई या जिनसे वो मिले? तो वो थे हिटलर और मुसोलिनी से, जिनसे मिलने के बाद उन्होंने अपनी जो कोई भी प्लान बनाया हुआ था उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अफवाह क्यों बन गई? उनकी मृत्यु इसलिए अफवाह बनी क्योंकि मृत्यु के बाद उनकी बॉडी नहीं मिली थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि ये व्यक्ति मर भी सकता है, क्योंकि एक बार पहले भी सुभाष उनको धोखा दे चुके थे, भेष बदल कर वहाँ से निकल चुके थे। तो अंग्रेज़ों को जब तक उनका शरीर नहीं मिला तब तक उन्होंने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया, इसलिए उनकी मृत्यु थी वो अफवाह बनी लोगों के बीच में। ठीक है। भारत कितने सालों तक गुलाम रहा? लगभग 200 सालों से भारत गुलामी कर रहा था, जिसके कारण भारत में ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा हो गई थी जिनका इलाज लंबे समय तक होना था। कौन कौन सी समस्याएं थी? निर्धनता अर्थात गरीबी, भूखमरी, लोगों को पूरा खाना नहीं मिलता था, बेरोजगारी, लोगों के पास करने के लिए काम नहीं था, ऐसी अनपढ़ता, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी बेटा जो उस समय के भारत में पैदा हो गई थी। और अभी आप देख रहे हैं कि इन समस्याओं में से बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी तक कंटिन्यू हैं। भारत की कितने प्रतिशत जनता निरक्षर थी? जी हाँ, जब भारत गुलाम था तो हर एक के पास पढ़ने के साधन नहीं थे, तो 90% जनसंख्या थी जो सिर्फ पढ़ने की बजाय अपने पेट पर ध्यान देती थी कि किसी तरह हमें 2 टाइम की रोटी मिल जाए। सुभाष के अनुसार फूट डालो राज करो की नीति क्या परिणाम हो सकता था? अब अंग्रेज़ों ने जाने से पहले एक अच्छी ऐसी बात कह दी कि हम तो जा ही रहे हैं, भारतीयों को क्यों अपना एकजुट रहने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने वहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति लागू कर दी। अब इस नीति ये क्या थी कि जाति के आधार पर भारतीय हैं जो बंट जाएं। तो जब सुभाष को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस बात के लिए लोगों को समझाना शुरू किया कि यह नीति भारत को टुकड़ों में बांट सकती है। और आपको पता है होना चाहिए इस बात का कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो इस नीति ने अपना काम कर दिया था, अर्थात 14 अगस्त 1947 को भारत का दूसरा टुकड़ा हो गया था जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। और ये नीति इतनी कारगर सिद्ध हुई कि आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रेम की भावना पैदा नहीं हो सकी। अंतिम प्रश्न बेटा, सुभाष कैसी स्वतंत्रता चाहते थे? कैसी स्वतंत्रता से अभिप्राय है बेटा कि किस तरीके की स्वतंत्रता, अर्थात सुभाष चाहते थे कि भारत में सोशली हर बंदा आज़ाद हो, पर्सनली अपने विचारों को रख सके, धार्मिक तौर पर उसे किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हो, प्रादेशिक यानी राज्य भी किसी भी राज्य में वो रहना चाहे तो आराम से रह सके,
यानी हर तरीके की स्वतंत्रता, जैसे आप कहते हैं ना ऑल राउंड, है ना, तो हर तरीके की स्वतंत्रता के पक्ष में वो थे। वो चाहते थे कि चाहे वो सोशली है चाहे पॉलिटिकली है, किसी भी तरीके का दबाव किसी पर नहीं होना चाहिए। और वह ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि भारत को अंग्रेज़ों के शासन से, अत्याचारों से जो लोग दुखी हैं उससे उनको आज़ादी मिले और भारत उन्नति की ओर बढ़े। वो भारत को एक आइडियल इंडिया के रूप में, आइडियल भारत, आइडियल राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। और इसके लिए वो चाहते थे कि भारत की जो युवा पीढ़ी है, यंग पर्सन है, वो आगे आकर देश की बागडोर को संभालें। तो इसके लिए बेटा बहुत सारे इंटरनल प्रश्न हैं जिनको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। कोई भी और डाउट हो तो प्लीज़ इसके लिए मुझे आप कमेंट और, है ना, शेयर, कमेंट और लाइक करते रहें, जब मुझे अपने मैसेज भेजें, ताकि हम अगली वीडियो में आपके डाउट्स का समाधान कर सकें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद।